हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे जो कि विद्युत धारा से संबंधित है। इसमें हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक्स इस लेक्चर के अंतर्गत जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है विद्युत धारा, माध्य विमुक्त पथ, फिर हम देखेंगे श्रांति काल, अनुगमन वेग, धारा घनत्व, गतिशीलता और ओम का नियम। तो इसके पहले जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा था उस चैप्टर्स में हम लोगों ने आवेश और आवेश के कारण जो होने वाले प्रभाव थे उनका अध्ययन हम लोगों ने किया था। इस लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे गतिशील आवेश का। एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक प्रकार का गतिशील आवेश होता है, जब वो गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों को विद्युत धारा के विषय में पढ़ना है, यानी आवेशों के प्रवाह के विषय में पढ़ना है। तो आप ये चीज़ पहले से भी 10th स्टैंडर्ड में भी एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिए, विद्युत धारा का जो डिफिनीशन है वो आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा जो हमारा है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो जनरल डिफिनीशन जो आप जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक तार में जब आवेश प्रवाहित होता है तो किस दर से वो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेशों के प्रवाह का दर क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ये जनरल सा डिफिनीशन है। आपको पता है कि मान लीजिए ये कोई चालक है, ये कोई चालक तार है, इसको हमने क्या किया, किसी वैद्युत स्रोत से कनेक्ट करा दिया। जैसे ही हम इसको कनेक्ट कराएंगे तुरंत इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का गमन शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होते हैं, गति करने लगते हैं और उनके गति करने का जो दर होता है, उनके फ्लो करने का जो दर होता है, उसी फ्लो करने के दर को हम क्या कहते हैं, प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत धारा का डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा के। इस बात से आप परिचित भी हैं, ऑलरेडी आप इस बात को जानते हैं। यहाँ देखिए, अब हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो है I से प्रदर्शित कराया जाता है। और मान लीजिए कि अगर Q आवेश किसी चालक में T समय तक प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा का जो मान होता है I = Q/T होता है। यहाँ पर I = Q/T से अगर हम इस धारा का मात्रक लिखना चाहें तो क्या होगा, कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा। आसानी से हम इसका मात्रक लिख सकते हैं कूलाम पर सेकेंड। पर हमें पता है कि इसका जो पॉपुलर यूनिट होता है, जो व्यवहारिक यूनिट होता है, वो क्या होता है, वो एम्पियर होता है। यही क्या है, मुख्य रूप से हम धारा का कौन सा मात्रक जानते हैं, एम्पियर जानते हैं, जो कि कूलाम पर सेकेंड। तो ये हमारा पॉपुलर यूनिट है। इसके पहले हमको Q के विषय में एक चीज पता होगा कि Q बराबर होता है N × E। इसके पहले हम लोग आवेशों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश में संबंध हम लोग पढ़े होंगे। तो Q बराबर Ne मिला होगा। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, I = मिल जाएगा Ne/T मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं जहाँ जिसकी जरूरत पड़े। मान लीजिए कि अगर आवेश न दे करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर दे दे तो हम क्या करेंगे, वहां पर ये हम यूज करेंगे। यहाँ N क्या है, N क्या है, N हमारा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E के विषय में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश है। और इसका मान भी हम लोगों को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है इसका मान। तो इस तरह से जो विद्युत धारा है, आवेशों के प्रवाह को कहा जाए, आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं I = Q/T। और इसे में हम Q = Ne जानते हैं तो I = क्या हो जाएगा, Ne/T भी हो सकता है। तो ये हमारा विद्युत धारा है, इसका मात्रक है।
इसका हम लॉजिकल एक संकेत जानते हैं जो कि ए होता है। अगर डायमेंशन की बात की जाए तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, केवल ए लिखेंगे विद्युत धारा के बीमा, क्योंकि एम्पियर का नोटेशन जो होता है ए होता है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम जानना चाहें कि विद्युत धारा सदिश है कि अदिश है, तो याद रखेंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसलिए अदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा बदलने से इसके परिमाण पर कोई असर नहीं पड़ता है, और जिन राशियों की दिशा बदलने से उनके परिमाण बदल जाएं उन राशियों को हम सदिश कहते हैं। लेकिन इस राशि का दिशा अगर आप बदल दें तो कोई परिमाण में चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए ये अदिश राशि होता है। इस बात का ध्यान देंगे कि विद्युत धारा अदिश राशि होता है। वैद्युत परिपथ में ये जो हम लोग देखते हैं, आपको पता होगा वैद्युत परिपथ में कहीं धारा को दर्शाना होता है तो ऐसे हम लोग दर्शा देते हैं। तो यह एकमात्र संकेत है कि हाँ इसमें धारा बह रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये उसकी दिशा को इंडिकेट करता है, ये केवल परिपथ के लिए है कि इस परिपथ में धारा इस दिशा में, इस दिशा से इस दिशा में बह रही है। इसको केवल परिपथ के लिए रखा जाता है, ये बात ध्यान देंगे। अर्थात विद्युत धारा अदिश राशि है, इसे याद रखना है। तो ध्यान देंगे इस बात का। हमारा अगला टॉपिक देखिए, वहां पर माध्य मुक्त पथ दिया हुआ है, माध्य मुक्त पथ। तो यहाँ पर देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल का ध्यान देंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मॉडल पर ध्यान देंगे। जैसे विद्युत धारा हमें पता है कि उन्हीं पदार्थों में बह सकती है जो चालक होते हैं, यानी आवेश उन्हीं पदार्थों में गमन कर सकते हैं जो चालक होते हैं, अर्थात जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में हम लोग ये दोनों चीज कवर करेंगे, श्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ। इसमें हमको पता है कि जो पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ जो है और यह परमाणु से मिलकर बना है, और उनमें क्या है, और यह परमाणु से मिलकर बना है। तो जो चालक होते हैं उनके परमाणुओं से मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चालक के जो परमाणु होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पदार्थ में गमन करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या ऐसे कह लें कि वही पदार्थ चालक होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 10⁻90 प्रति मीटर क्यूब होती है। यानी किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब, अर्थात एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 10⁻29 होता है। ये बात याद रखेंगे। तो हमने ये जाना कि जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें देखिए, इसमें जो परमाणु होते हैं वो जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल गए होते हैं उन्हें हम धनायन परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, धनायन परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एक मॉडल में समझाया जा रहा है कि ये पदार्थ है और उसके अंदर ये धनायन परमाणु है, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकले हुए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकले हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस चालक पदार्थ में निरंतर घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब ये गति के दौरान क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसमें घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, तो इन धनायनों से टकराते रहते हैं, इन धनायनों से निरंतर टकराते रहते हैं, पदार्थ से भी टकराते हैं, एक दूसरे से भी टकराते हैं। अर्थात ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस चालक पदार्थ में निरंतर घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं और अनियमित गति करते हैं। कैसी गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। तो अनियमित गति करने के दौरान ये एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब एक दूसरे से टकराते हैं तो कुछ न कुछ दूरी, दो टक्करों के बीच ये कुछ न कुछ क्या करते हैं, दूरी तय करते हैं। उसी दूरी के माध्य को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको माध्य मुक्त पथ का डेफिनेशन बता रहे हैं। माध्य मुक्त
पथ। देखिए माध्य मुक्त पथ क्या होता है, किन्हीं दो कर्मागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो कर्मागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किन्हीं दो कर्मागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं, और हम इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद से देखिए हमारा श्रांति काल है, श्रांति काल। तो श्रांति काल में क्या है, बस यही समझ लीजिए, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, यानी रिलैक्स होने का टाइम। तो रिलैक्स होने के टाइम से क्या मतलब है, दो कर्मागत टक्करों के बीच जो इलेक्ट्रॉन दूरी चलते हैं उसको हम क्या कहें, माध्य मुक्त पथ कहें, और उस माध्य मुक्त पथ को तय करने में जितना समय लगता है वही समय क्या है, श्रांति काल। यानी श्रांति काल क्या है, टाइम है। कौन सा टाइम है, दो कर्मागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिया गया जो समय होता है उसी समय को हम कहते हैं श्रांति काल। ध्यान देंगे यहाँ पर लिख सकते हैं, दो कर्मागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिए गए समय को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। और हम इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, किससे, टाउ से। कहीं टो लिखा रहता है, कहीं टाउ लिखा रहता है, टाउ। तो टाउ से इसको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके। और इसका जो मान होता है अधिकांश धातुओं के लिए, इसका मान जो होता है वो 10⁻⁻14 सेकंड होता है, इसे याद रखें। यानी जो श्रांति काल है वो दो कर्मागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिया गया समय होता है। टाउ से इसको प्रदर्शित करते हैं, और अधिकांश धातुओं के लिए जो इसका मान होता है वो 10⁻⁻14 सेकंड होता है, यानी लगभग 10⁻⁻14 सेकंड का समय लेता है इलेक्ट्रॉन दो कर्मागत टक्करों के बीच चलने में। तो ये था श्रांति काल। अब हम देखेंगे देखिए हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को जानने से पहले थोड़ा सा हम विचार करते हैं यहाँ पर ऊष्मीय वेग का। ऊष्मीय वेग जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी कह सकते हैं, थर्मल वेलोसिटी। तो देखिए ये थर्मल वेलोसिटी क्या है, ऊष्मीय वेग क्या है। अभी हमने देखा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पदार्थ में धातु के धन आयनों के बीच, या पदार्थ में जो धातु के धन आयनों के बीच का जगह है उसमें क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। तो निरंतर गति करते रहते हैं तो उनकी एक स्पीड होती है। यानी जब किसी चालक तार में वैद्युत क्षेत्र नहीं अप्लाई किया गया होता है, नहीं लगाया गया होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं। उस पदार्थ के धन आयनों के बीच जो जगह होता है उसमें निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं। तो यहाँ पर उसी अनियमित गति को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वेग कहते हैं। मतलब यह है, इसको समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों
मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। जिस वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्मीय वेग कहते हैं। उसे हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। ध्यान देंगे इस बात की, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया होता है अर्थात वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से उस चालक में गति करते हैं धन आयनों के बीच, उसी वेग को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वेग कहते हैं। यहाँ पर हम इसको U से प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। और U से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है, इसका मान वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। क्या समझे? मतलब जो ऊष्मीय वेग का मान होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड की बहुत ज्यादा स्पीड है। पर होता क्या है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं निरंतर, हमने बताया कि अनियमित गति करते हैं। मतलब ये इधर उधर, जिसको हम रैंडम मोशन कहते हैं, उनकी दिशा निरंतर क्या होती है? बदलती रहती है। यानी हर टक्कर के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो ये उनका ऊष्मीय वेग है। इसीलिए इस वेग से, मतलब इतने अधिक वेग से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, फिर भी जब तक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक उस चालक पदार्थ में धारा नहीं बहती है। तो देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो 0 होता है। इस बात का ध्यान देंगे। यह देखिए, समस्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग जो होता है, औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। इस बात का ध्यान देंगे क्योंकि हमें इसका यूज करना है। तो क्या होगा? हम लिखेंगे अर्थात U1 + U2 + U3 + UN अपान में क्या? N, इतना बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबके ऊष्मीय वेगों का अगर हम औसत निकालें तो उसका मान क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है जिसमें क्रमशः उनका वेग U1 U2 U3 UN है, तो सबका जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ये याद रखेंगे। अब हम देखेंगे अब ये अनुगमन वेग। तो ध्यान से देखिए, हमने आपको क्या बताया? अभी हमने बताया कि ये इतने अधिक 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गति करते हैं, फिर भी चालक में विद्युत धारा नहीं बहती है। और वही इसलिए नहीं बहती है क्योंकि वो रैंडम मोशन करते हैं। उनकी दिशा सबकी दिशाएं एक तरफ नहीं होती है, सब इधर उधर गति करते हैं। कोई न कोई जरूर किसी न किसी का विरोध कर देता है, इसीलिए विद्युत धारा जो होती है वो नहीं प्रवाहित होती है। हालांकि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो चालक पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी तेज गति करते हैं। अब हम देखेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन, इसको हम कहते हैं अपवाह वेग। ये ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ पर अनुगमन वेग क्या है? बिल्कुल ऊष्मीय वेग से हम इस बात को रिलेट करेंगे तो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। देखिए, हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, लेकिन चालक पदार्थ में विद्युत धारा नहीं बहती है। अगर हम यहाँ पर एक चालक बना लें, ऐसे देखिए, एक चालक बना लें और हम इसको क्या करें, किसी बैटरी से कनेक्ट करा दें या वैद्युत स्रोत से जोड़ दें, तो क्या होगा? ये आपका चालक है। इसको अगर हम किसी बैटरी से जोड़ दें, कनेक्ट करा दें, तो क्या होता है? देखिए, सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके तरफ आने लगते हैं? इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालक की तरफ
इस धन इलेक्ट्रोड की तरफ आने लगते हैं। देखिए इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब धन इलेक्ट्रोड की तरफ आने लगते हैं। तो क्या होता है, विद्युत धारा, आपको पता है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, इस डायरेक्शन में यानी धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगते हैं। और हमको पता है कि विद्युत धारा सीधे इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट फ्लो होती है, प्रवाहित होती है। तो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक उसके विपरीत डायरेक्शन में विद्युत धारा बहती है। तो इस समय जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है, विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया है, तो इस समय इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुगमन वेग को हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे हम बता सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को क्या कहते हैं हम, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र उपस्थित रहता है अर्थात चालक तार पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं वही वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। हम इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे v स्मॉल d से प्रदर्शित किया जाता है, vd से। ठीक है, तो ये हमारा vd अनुगमन वेग को रिप्रेजेंट करता है। इससे हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान जो होता है, इसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो अभी हमने देखा कि जो उसमें वेग होता है वो 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होता है। अभी हमने देखा 10⁵ मीटर पर सेकंड हमने देखा, अभी देखा हमने। और यहाँ हम देख रहे हैं 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो उसमें वेग जो कि इतना ज़्यादा होता है उससे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो चालक में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। और वही जब 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो विद्युत धारा बहने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इतने कम वेलोसिटी से गति तो करते हैं पर सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में गति करते हैं, एक दिशा में। इसी वजह से धारा बहती है और 10⁵ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बहते हैं, फिर भी धारा नहीं बहती है। तो याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे हम vd से प्रदर्शित करते हैं। एक और डिफिनीशन है इसका, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक और डिफिनीशन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो उन्हें उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करते हैं, त्वरित गति प्रदान करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। समझ में आया? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हुआ सूक्ष्म नियत वेग जो उन्हें उच्च विभव वाले सिरे की ओर त्वरित गति प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। परंतु ये वास्तव में होता कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, जब वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है, तभी ये घटना होती है। इसलिए ये डिफिनेशन भी आपका मान्य है। तो याद रखेंगे अनुगमन वेग को। अपवाह के पीछे क्या रीजन है, देखिए 10⁵ मीटर पर सेकेंड उसमें वेग था तो धारा नहीं बहा, और मात्र 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है तो धारा बह गया। तो अजीब सा लगता है ना, इसलिए इसको हम अपवाह कह देते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक है, इसको ध्यान देंगे।
अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व किसे कहते हैं देखेंगे। धारा घनत्व इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। अब डेंसिटी के विषय में आप जानते हैं, जब भी घनत्व शब्द आता है तो एकांक का जिक्र किया जाता है। तो ये धारा घनत्व क्या है? किसी चालक, देखिए किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। यानी किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। किसे? J से प्रदर्शित किया जाता है। J से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है J = I/A होता है। ध्यान से देखेंगे, किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसको क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? J से प्रदर्शित करते हैं। और J बराबर होता है I/A। अगर आप इसके मात्रा की बात करें तो I क्या हो जाएगा? एम्पियर। और A का मतलब क्षेत्रफल होता है तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका यूनिट। अगर हम बीमा की बात करें, इसके बीमा की बात करें तो देखिए I/A से I का होगा A और इसका हो जाएगा L², तो L/-2 और A हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन है। इस बात का ध्यान देंगे। ये हमारा था धारा घनत्व। हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ देखें गतिशीलता क्या होता है। गतिशीलता इसको हम कहते हैं मोबाइलिटी। गतिशीलता का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति से, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस रेशियो से मोशन करते हैं, किस दर से मोशन करते हैं, उसी से हम गतिशीलता को डिफाइन करते हैं। अर्थात एकांक वैद्युत क्षेत्र में कोई चालक इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मोशन कर रहा है, किस वेलोसिटी से गति कर रहा है, उसी को हम कहते हैं गतिशीलता। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं आवेश की गतिशीलता कहते हैं। आवेश की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, देखिए एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को उस इलेक्ट्रॉन की या आवेश की क्या कहेंगे? हम गतिशीलता कहते हैं। खास करके हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, अगर हम उसको चार्ज मान रहे हैं, कोई आवेश मान ले रहे हैं, तो उस आवेश की गतिशीलता हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे म्यू से, क्या है? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे?
म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए म्यू बराबर जो होता है वो VD अपान E होता है, ये इसका फार्मूला है। म्यू बराबर क्या होता है? VD अपान E होता है, इसको ध्यान देंगे। वही अगर हम E बराबर 1 न्यूटन पर कूलाम ले रहे हैं तो वही म्यू बराबर क्या है? हमारा VD है। इसी को डिफाइन किया गया। देखिए एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है, उसी अनुगमन वेग को हम उस इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है किस प्रकार उसको निर्धारित करता है। तो ये हमारा गतिशीलता था। अब हमारा अगला टॉपिक ओम का नियम है। देखिए ओम का नियम, इसको हटा लेते हैं हम लोग। ओम का नियम क्या है इसको ध्यान से देखिए। ओम का जो नियम होता है वो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को दर्शाता है। 1 मिनट। देखिए जो ओम का नियम होता है वो साधारण तरीके से आप इस बात को हाई स्कूल में पढ़े होंगे। यहाँ पर हम ओम के नियम को दूसरे तरह से बता रहे हैं। देखिए ऐसे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे मान लीजिए ताप, जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर या देखेंगे विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा, उसमें मतलब किसमें? चालक में उसमें बहने वाली धारा के अनुकर्मानुपाती होती है, कर्मानुपाती होती है या होता है। ये आपका डेफिनेशन है। अर्थात आप लिख सकते हैं यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर RI, जहाँ R क्या है? जहाँ R क्या कहेंगे हम? चालक का क्या है? चालक का प्रतिरोध है। क्या कहते हैं इसको? चालक का प्रतिरोध है। यहां से अगर हम इसको देखें तो R इक्वल टू क्या मिलता है? O। ऐसे देखें तो V बाई I का मान क्या होता है? R होता है, जिसको क्या कहते हैं हम? नियतांक कहते हैं। यानी V बाई I क्या है? R है, जिसको क्या कहा जाता है? नियत होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो अन्य परिभाषा आप जानते हैं कि ऐसे बता सकते हैं कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। तो एक और परिभाषा आप ओम के नियम का बता सकते हैं कि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है, और इसी नियत मान को हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये था ओम का नियम।
अब हम ओम के नियम को विस्तृत रूप से अनुगमन वेग के आधार पर प्रूव करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक्स।